बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, स्टार्ट कर रहे हैं P3 का अक्टूबर 2022। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। सवाल है, कह रहे भाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 4x माइनस 15 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। शो डैट के एफ एक्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो: ax प्लस b प्लस c टाइम्स 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। मतलब कि हम यहाँ पे 2x³ माइनस 4x माइनस 15 को करा देंगे डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। यानी कि हम यहाँ पे यूज कर लेंगे लॉन्ग डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि 2x³ प्लस 0x² माइनस 4x माइनस 15, और इसको करा देंगे डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है भाई। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को भाई ऐसी कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई कराएं कि एग्जैक्टली आपके पास 2x³ आ जाए। आप 2x से मल्टीप्लाई कराओ, करा दिया तो 2x³ के अंडरनीथ एग्जैक्टली जो है वो 2x³ आ गया। फिर 2x को आपने 3x से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 6x² हो गया। और फिर 2x को आपने 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 8x हो गया। अभी बज़ाहिरन एलिमिनेशन नहीं हो रही है, लेकिन नीचे वाली एक्सप्रेशन को माइनस की साइन से मल्टीप्लाई करा दें तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये 2x³ माइनस 2x³ हो गया कैंसिल आउट। और 0x² माइनस 6x² क्या हो गया, -6x²। और -4x माइनस 8x क्या हो गया, -12x। और -15 को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। एक्स स्क्वायर को ऐसी कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई कराएं कि एग्जैक्टली हमारे पास -6x² आ जाए। भाई -6 से मल्टीप्लाई कराओ, करा दिया तो ये -6x² के अंडरनीथ एग्जैक्टली -6x² आ गया। फिर इसी -6 को 3x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये -18x हो जाएगा। और फिर इसी -6 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये -24 हो जाएगा। अब बज़ाहिरन एलिमिनेशन नहीं हो रही है, लेकिन नीचे वाली एक्सप्रेशन को अगर माइनस की साइन से मल्टीप्लाई करा दें तो ये प्लस और ये प्लस, तो ये -6x² प्लस 6x² जो है वो कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, -12x प्लस 18x, यानी कि ये आपके पास हो गया 6x। और यहाँ पे आपके पास -15 प्लस 24, यानी कि 6x प्लस 9 इज द रिमाइंडर। ठीक है भाई। तो कोई सा भी आपके पास पॉलिनोमियल हो उसको आप किस तरह लिखते हो कि पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। दिस इज द बेसिक पॉलिनोमियल रिलेशनशिप। लेकिन अभी हमारे पास किस फॉर्म में है ये एफ एक्स, ये इस फॉर्म में है px डिवाइडेड बाय dx, ये इस फॉर्म में। सो आप क्या कराओगे, मल्टीप्लाई बाय 1/dx ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा qx प्लस rx डिवाइडेड बाय dx। इस फॉर्म में कोई मसला किसी को, यानी कि अभी आपके पास फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में है पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो इसको फिर हम इस तरह एक्सप्रेस कर देंगे कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर की फॉर्म में। तो कोशेंट क्या है भाई हमारे पास, कोशेंट हमारे पास है 2x-6। कोशेंट हमारे पास है 2x-6 प्लस आर एक्स क्या है भाई, 6x प्लस 9। सो रिमाइंडर इज 6x प्लस 9 एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। लेकिन अभी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुई है। ऐसी फॉर्म में लेके आना है कि c की जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम यहाँ पे कॉमन ले लें और अंदर यहाँ पे आपके पास 2x प्लस 3 बच जाए, यानी कि 2x-6 प्लस टेकिंग 3s कॉमन, taking 3s common multiply by 2x+3 and then it is divided by x square plus 3x+4। अब आप कंपैरिजन कर सकते हैं किस फॉर्म से, जो कि सवाल में दी हुई है ax+b प्लस c टाइम्स 2x+3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x+4। तो कंपैरिजन किया तो साफ पता चला कि a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 and c is equals to 3। This is your answer। कोई मसला किसी को यहाँ तक, बताइए।
a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6 एंड c इज इक्वल टू 3। कोई स्टेप रिपीट करना है? कोई कंफ्यूजन बताइए प्लीज। कितना कॉपी हो गया? हमने क्या कर दिया, वी हैव अप्लाइड द लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ पॉलिनोमियल्स, ताकि हमारे पास कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर की जो है वो फॉर्म आ जाए। ये बात क्लियर हो रही है? बताओ। ये तो कॉपी कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, hence find the integration of fx with respect to x with upper limit 5 and lower limit 3। और अपना आंसर आपने इस फॉर्म में देना है p प्लस एल एन क्यू की फॉर्म में, विद p and q आर इंटीजर्स। एक तो होता है ना p and q आर इंटीजर टू बी फाउंड, जिस तरह पार्ट ए में बोला है कि शो डेट a b and c आर इंटीजर्स टू बी फाउंड। तो अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि वेयर p and q आर इंटीजर्स टू बी फाउंड, जिस तरह पार्ट ए में लिखा हुआ है, तो फिर वो p और q की वैल्यूज भी बतानी होगी। लेकिन यहाँ पे अगर p और q हाँ बताओ तो कोई मसला नहीं है, बता दो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई। सो आपसे बोले कोई कि भाई इंटीग्रेट करो एफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद अपर लिमिट 5 एंड लोअर लिमिट 3। तो आप बोलोगे अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये है कि एफ एक्स की जगह आप एग्जैक्टली ये फॉर्म लिख दोगे जो कि आपने अचीव की, 2x - 6 प्लस 3 टाइम्स 2x + 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 4। इस पूरे को आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद अपर लिमिट 5 एंड लोअर लिमिट 3। अब देखो ये 2x को इंटीग्रेट करना तो कोई मसला नहीं, -6 को इंटीग्रेट करना तो कोई मसला नहीं। असल जो यहाँ पे टेक्निकल चीज हमने डील करनी है वो ये 3 टाइम्स 2x + 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 4 को इंटीग्रेट करने की करनी है। तो एक काम करते हैं यार, इसकी तरह ना अलग से वर्किंग कर लेते हैं। मतलब कि आप यूं देख लो कि 3 इज अ कॉन्स्टेंट ऑन आउटसाइड, और इंटीग्रेट कर रहे हैं हम 2x + 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 4 को। ठीक है भाई। सो ये एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स की फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि अपॉन में आपके पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और न्यूमरेटर में आपके पास एक लीनियर एक्सप्रेशन है। सो लेट्स से एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 4। तो भाई उसूलन एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स होना चाहिए 2x + 3। तो वो बिल्कुल आ रहा है एग्जैक्टली इस फॉर्म में, और 3 को हमने ऑलरेडी कांस्टेंट हम बाहर कंसिडर कर लिया है ना। तो ये आपके पास जो है वो k मल्टीप्लाई बाय एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स की फॉर्म है। ठीक है भाई। जिसको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो k मल्टीप्लाई बाय एल एन मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स एंड देन प्लस सी आ जाएगा। या फिर अगर फॉर एग्जांपल k को अगर मिस भी करा दो यहाँ से, k अगर नहीं लिखो कोई मसला नहीं है, सिर्फ वो फॉर्म लिख के बता रहा हूँ। सो इसका मतलब ये हुआ, इसकी मैं वर्किंग कर रहा हूँ यहाँ पे विद ग्रीन पेन, कि 3 मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 4। इसको जब आप इंटीग्रेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 3 मल्टीप्लाई बाय एल एन मॉड्यूलस ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय एल एन मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 4 एंड देन प्लस सी आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे अलग से वर्किंग शो कर दी। अब जब मैंने यहाँ पे अलग से वर्किंग शो कर दी है, मैं जरा पार्ट ए की वर्किंग भी रिमूव कर दूं यहाँ से, ताकि ऊपर थोड़ी स्पेस बन जाए मजीद वर्किंग के लिए। उसके बाद मैं रिमेनिंग वर्किंग शो कर रहा हूँ इस बॉक्स के अंदर। ठीक है भाई। सो इंटीग्रेट हमने करना था उसको 2x - 6 प्लस 3 टाइम्स 2x + 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 4। इस पूरे को आपने इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद अपर लिमिट 5 एंड लोअर लिमिट 3। सो 2x को जब इंटीग्रेट करोगे, सो ये 2x² ओवर 2 हो जाएगा। -6 को जब इंटीग्रेट करोगे तो ये -6x हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 टाइम्स 2x + 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 4 को इंटीग्रेट करेंगे, तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय एल एन मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 4 आ जाएगा। लेकिन अब प्लस सी नहीं आएगा बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ डेफिनेट इंटीग्रल, अपर लिमिट 5 एंड लोअर लिमिट 3। इस स्टेप तक कोई कंफ्यूजन किसी को बताइए प्लीज, ये बात आ रही समझ में? सो ये क्या हो गया आपके पास, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 3 टाइम्स एल एन मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 4। अपर लिमिट आपके पास 5 है
और लोअर लिमिट जो है वो आपके पास 3 है। ठीक है भाई, तो अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दें, यानी कि 5² - 6 टाइम्स 5 + 3 टाइम्स ln 5² + 3 टाइम्स 5 and then +4, 3 टाइम्स 5 and then +4। ठीक है भाई, और फिर माइनस की साइन, और फिर पुट कर दें लोअर लिमिट 3, यानी कि 3² - 6 टाइम्स 3 + 3 टाइम्स 3 and then +4। ठीक है भाई, सो ये आपके पास हो गया 25 - 30, 25 - 30 +3 टाइम्स ln के अंदर आर्गुमेंट क्या एक साथ लिख दो कि 5² + 3 टाइम्स 5 + 4, 44 आ रहा है, यानी कि 3 ln 44, और फिर माइनस की साइन, और फिर उसके बाद एक ओपन कर दिया ब्रैकेट, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और फिर -6 टाइम्स 3 यानी कि 9 - 18 +3 ln 3² + 3 टाइम्स 3 एंड देन +4, ये हो गया ln 22। मतलब कि क्या फॉर्म बची आपके पास, 25 - 30 +3 ln 44 - 9 + 18 - 3 ln 22। यानी कि पहले तो आप देख लो सारी कांस्टेंट टर्म्स, 25 - 30 -9 + 18, ये आ रहा है 4। ठीक है, ये आ रहा है 4, और फिर उसके बाद क्या बच रहा है, 3 ln 44 - 3 ln 22। अब आप क्या कर सकते हो, 3 को कॉमन ले सकते हो, कि मैं वर्किंग यहाँ पे रिमूव करूँ ये वाली पहले की। ठीक है, सो 4 प्लस टेकिंग 3 एज कॉमन मल्टीप्लाइड बाय ln 44 - ln 22, और ये जो ln 44 - ln 22 है, इस पर अप्लाई करते हैं कोशेंट लॉ ऑफ लोगारिथम। सो 4 + 3 टाइम्स व्हाट, ln 44/22, तो 44/22 जो है वो 2 होता है। सो 4 + 3 ln 2, इस फॉर्म में आपके पास जो है ये आया है, लेकिन आपको जो है वो ln वाली फॉर्म चाहिए, यानी कि ln से पहले कुछ मल्टीप्लाई ना हो, तो आप क्या करोगे, इस 3 को भेज दोगे इन द पावर, यानी कि ये 4 + ln 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि ये 4 + ln 8 हो गया। लिहाजा P = 4 एंड Q = 8। अगर P और Q अलग से नहीं बताते कोई मसला नहीं है, मार्क्स पूरी पूरे मिल जाएंगे, बिकॉज ये नहीं लिखा गया कि वेर P and Q आर इंटीजर्स टू बी फाउंड। 4 + ln 8 जो है वो आपका फाइनल आंसर है। कोई मसला है यहाँ तक भाई, कोई स्टेप रिपीट करना है, बताओ, शुरू से लेकर आखिर तक ये आया सवाल समझ में। दिस वॉज फॉर 9 मार्क्स। आगे बढ़े। किसी ने वर्किंग कॉपी नहीं की तो बता सकते हैं, ठीक है, वेट कर लूंगा मैं। उसके बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, सवाल है, कह रहा है द फंक्शंस एफ एंड जी आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 5 - 4/3x + 2, और डोमेन की रिस्ट्रिक्शन ऐसी है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास एफ एक्स जो है इट इज अ रेसिप्रोकल फंक्शन, और जी एक्स आपके पास, जी एक्स जो है वो आपके पास एक एब्सोल्यूट फंक्शन है, और उस एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, यानी कि एक एब्सोल्यूट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके पास, जी एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4 टाइम्स साइन x/3 + pi/6 where x can take any real values। gx के अंदर डोमेन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन fx के अंदर आपके पास जो है वो डोमेन की रिस्ट्रिक्शन है। कहते हैं फाइंड द रेंज ऑफ f। अब आपको अच्छी तरह इल्म है कि भाई किसी भी फंक्शन की रेंज बतानी हो तो उसका ग्राफ स्केच करना बहुत हेल्पफुल है, यानी कि आप इसका ग्राफ बड़े आराम से स्केच कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि आपके पास x = -2/3 will be a vertical asymptote and y = 5 will be a horizontal asymptote। इस बात से एग्री करते हैं, बताइए। और सिलसिला कुछ ऐसा है कि यहाँ पे माइनस की साइन है। सिलसिला कुछ ऐसा है कि माइनस की साइन है, तो अगर कोई डोमेन की रिस्ट्रिक्शन ना होती, लेट्स से अगर कोई भी डोमेन की रिस्ट्रिक्शन ना होती तो ग्राफ किस तरह बनता है, ये मैं पहले आपको बना के दिखा देता हूँ। अगर कोई भी एफ एक्स के ऊपर डोमेन की रिस्ट्रिक्शन ना होती तो ग्राफ कैसे बनता, पहले x = -2/3 पे आप एक एसिम्प्टोट बनाते हैं। ठीक है, ये आपका x = -2/3 इज एन एसिम्प्टोट, और दूसरा एसिम्प्टोट आपका बनता
एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जो कि y इज इक्वल टू 5 होता। ये बात समझ आ रही है? बताइए। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन अगर डोमेन की ना होती तो ग्राफ जो है वो आपके पास कुछ इस तरह बन रहा होता। बोले भाई, ये बात क्लियर हो रही है? कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना होती तो ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा होता। मैंने बहुत ही रफ सा स्केच बनाया है। ये बात सबको समझ आ रही है? बोलो जल्दी से। मतलब अगर कोई भी यस सर। रिस्ट्रिक्शन ना होती तो सवाल में डोमेन फिर इस तरह लिखता ना कि x कैन टेक एनी रियल वैल्यूज, और साथ में लिख देता कि भाई बशर्त है कि x इज नॉट इक्वल टू -2/3, बिकॉज x इज इक्वल टू -2/3 की लाइन एक एसिम्प्टोट है। तो अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ना होती तो आपके पास फंक्शन की डोमेन इस तरह लिखी हुई होती। तो मैंने पहले बगैर रिस्ट्रिक्शन के ग्राफ स्केच कर दिया। अब अगर मैं रिस्ट्रिक्शन के साथ स्केच करूंगा, भाई रिस्ट्रिक्शन क्या है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मुझे सिर्फ इतने इतना हिस्सा चाहिए ग्राफ का, ये जो मैंने हाईलाइट किया आपके सामने ग्रीन में। तो अगर मैं रिस्ट्रिक्शन के साथ इसको स्केच कर दूं, तो सबसे पहले भाई मैं ये देखने में इंटरेस्टेड होऊंगा कि जब x की वैल्यू 0 है तो आउटपुट ऑफ द फंक्शन जो है वो क्या है। अभी मैंने यहाँ पे कोई बहुत ही कोई रफ सा स्केच बनाया हुआ है, ठीक है ना भाई, कोई एक्यूरेट नहीं बनाया था। अब मैं थोड़ा सा बेहतर करके बनाऊंगा एक्यूरेसी को मद्देनजर रखते हुए। अब मैं काम करता हूँ, इनपुट ऑफ द फंक्शन रख देता हूँ x इज इक्वल टू 0, यानी कि 5 माइनस 4 टाइम्स 3 टाइम्स 0 एंड देन +2। तो ये हो गया 5 - 4/2, यानी कि ये हो गया 5 - 2, यानी कि ये हो गया 3। ठीक है भाई। सो x की वैल्यू जब 0 है तो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो है वो 3 है। और y इज इक्वल टू 5 की जो लाइन है वो एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है। y इज इक्वल टू 5 की लाइन एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है, यानी कि आपका ग्राफ अकॉर्डिंग टू द restriction of the domain as specified in the question, the graph would be like this। ये बात सबको समझ आई? बोलें प्लीज। कोई चाहता है ये स्टेप रिपीट करूं? किसी को इस बात में कंफ्यूजन कि भाई ये ऐसा क्यों बना है ग्राफ? तो आपकी आंखें क्या बता रही हैं आपको कि भाई रेंज क्या है? रेंज ऐसी है कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेस देन 5, क्योंकि x की वैल्यू जब 0 है तो आउटपुट ऑफ द फंक्शन 3 है, और डोमेन में x इज इक्वल टू 0 इंक्लूडेड है। डोमेन में x इज इक्वल टू 0 इंक्लूडेड है तो रेंज में 3 भी इंक्लूडेड होगा, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3 विल बी इंक्लूडेड। और यहाँ पे आपके पास जो है वो, आपको पता है कि ये ग्राफ कभी भी इस एसिम्प्टोट की लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता ना भाई। आपके पास पूरा फंक्शन जब इक्वल्स टू 5 हो जाएगा तो ये 5 और ये 5 हो जाएगा कैंसिल आउट, और फिर जब आप उसको सॉल्व करने जाओगे तो x की वैल्यू नहीं आ सकती, फंक्शन विल बी अनडिफाइंड। तो जब फंक्शन का आउटपुट जब 5 के इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड है। लिहाजा स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आपकी फिर ये रेंज इस तरह लिखी जाएगी, एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेस देन 5। ये बात समझ आ रही है भाई? ये काम करने का आपको 2 मार्क मिल गए। कोई चाहता है मैं स्टेप रिपीट करूं तो प्लीज बताओ। किसी को इस ग्राफ के स्केच में कोई प्रॉब्लम? ओरिजिनल जो मैंने ग्राफ बनाया है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, उसमें अगर किसी को कोई मसला तो प्लीज काइंडली बताओ। कोई भी चाहता है कि कोई स्टेप रिपीट किया जाए तो प्लीज बताओ। ये पार्ट ए आया समझ में? एनी कंफ्यूजन विद दिस? बोले भाई जल्दी से। एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेस देन 5। आस पार्ट रिपीट कर दूं? भाई देखो, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ना, डोमेन में 0 इंक्लूडेड है ना भाई, इस बात से एग्री करते हो? तो अकल इस बात का तकाजा करती है कि यार जब x की वैल्यू 0 है तो आउटपुट ऑफ द फंक्शन क्या है, आउटपुट जो है वो 3 आया, तो रेंज में 3 इंक्लूडेड होगा। एग्रीड और नॉट? लेकिन रेंज में 5 इंक्लूडेड तो नहीं होगा ना भाई, क्योंकि अगर फंक्शन 5 के बराबर हो जाएगा, वो हो ही नहीं सकता ना भाई, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू 5 की बात करूं या फिर ये बोलूं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसकी इक्वेशन है i इज इक्वल टू 5, ये एक एसिम्प्टोट है। तो ग्राफ इस एसिम्प्टोट को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं कर सकता। एग्रीड और नॉट? इसीलिए आपके पास रेंज के अंदर ही 5 इंक्लूडेड नहीं होगा। देयरफॉर एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 लेस देन 5। ये बात समझ आ रही है? ऑल राइट। उसके बाद पार्ट बी का पार्ट वन क्या कहता है भाई कि आपने एफ इनवर्स एक्स का फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू 5 - 4/3x + 2।
यानी कि फिर आपने क्या करना है, एक्स को बनाना है सब्जेक्ट। सो पहले आप एक काम करें, 4/3x+2 इज इक्वल टू 5 - y, इस तरह लिख दें। और फिर आप क्या करें कि 4/5 - y इज इक्वल टू 3x+2, इस तरह लिख दें। फिर आप क्या कर लें, 3x को बना दें सब्जेक्ट। सो 3x इज इक्वल टू 4/5 - y - 2, यानी कि जब x को सब्जेक्ट बनाया, सो x इज इक्वल टू 1/3 इज कंप्लीटली मल्टीप्लाइड बाय 4/5 - y - 2। इस तरह भी लिख सकते हो, या फिर x इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स 5 - y एंड देन -2/3। लिहाजा एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, x की जगह आप एफ इनवर्स x लिख दोगे, और जहां पे y है वहां पे x लिख दोगे। सो देयर फॉर एफ इनवर्स x इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स 5 - x एंड देन -2/3। ये बात समझ आ रही है? ये आपका पार्ट बी का पार्ट 1 हो गया। एनी इश्यूज विद दिस? बोलो भाई। इस तरह भी लिखा जा सकता है, या फिर 3 × 5 - x, इसको पूरा आप एक्सपेंड करा दो, इस तरह भी लिखा जा सकता है। इसको एज अ सिंगल फ्रैक्शन भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, कोई भी इक्विवेलेंट फॉर्म लिखी जा सकती है। अनटिल एंड अनलेस सम स्पेसिफाइड फॉर्म इज रिक्वायर्ड, तो फिर उस फॉर्म में आपको शो करना पड़ेगा। इट इज क्लियर और नॉट? फिर उसके बाद पार्ट बी का पार्ट 2 क्या कहता है भाई, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। आपको अच्छी तरह इल्म है कि यार डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगी। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स विल बी द रेंज ऑफ एफ एक्स। और रेंज ऑफ एफ एक्स जो है आपने निकाल ली है पहले, लेकिन डोमेन को हम लिखते हैं एक्स की फॉर्म में, इनपुट की फॉर्म में, बिकॉज इनपुट इज द डोमेन। तो हम कहेंगे एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, लेस देन 5। दिस इज द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स। ये बात समझ आ रही है भाई? कोई इंसान चाहता है कि ये स्टेप्स रिपीट किए जाएं तो प्लीज काइंडली बताओ। क्लियर हो गया? उसके बाद पार्ट सी में क्या करना है, f(g - π). या तो एक काम करो, पहले f(g)(x) का पूरा कॉम्पोनेंट फंक्शन निकाल लो, और फिर उसके अंदर आप इनपुट पुट कर दो -π, लेकिन ये थोड़ा लंबा काम हो जाएगा। मार्क्स आपको दिखने सिर्फ यहाँ पे 2 हैं, तो इतनी एफर्ट क्यों पुट करें यार। पहले एक काम करो कि g - π की वैल्यू निकाल लो। जब वो आ जाए तो उसको फिर f के फंक्शन के अंदर इनपुट कर देना। शाबाश, मैं 3 मिनट दे रहा हूँ, मुझे जल्दी से पार्ट सी का आंसर निकाल के दिखाओ, फिर मैं चेक करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। 3 मिनट्स हैं आपके पास, 3 मिनट्स बाद में एग्जैक्टली पूछूंगा इसका आंसर, ठीक है? हरी अप। अच्छा भाई, तो ये पार्ट सी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या निकालना है, f(g - π), यानी कि पहले आप क्या करो, g - π की वैल्यू निकाल लो, उसको आप एफ एक्स फंक्शन में पुट कर देना। तो पहले हम देख लेते हैं कि g - π जो है वो किसके बराबर है। तो ये हो जाएगा mod(4 times sin - π/3 प्लस π/6। ठीक है भाई। तो पहले आप एक काम करो, कैलकुलेटर को कन्वर्ट कर दो इन रेडियन मोड, अगर नहीं कन्वर्टेड है तो। और -1/3 +1/6 ये क्या होता है, ये होता है -1/6, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ 4 times sin - π/6 आपने ये निकालना है। ठीक है ना भाई। सो 4 sin - π/6, इसकी वैल्यू आती है -2, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 2 के बराबर होगी। यानी कि g - π जो है भाई, वो आपके पास 2 के बराबर आ रहा है। तो f(g - π) का मतलब क्या है कि एफ एक्स के फंक्शन के अंदर अब 2 पुट कर दो। ये मैं पहले की वर्किंग इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे स्पेस बनाने के लिए, ठीक है? यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ विद ब्लू पेन। यानी कि f(g - π) का मतलब क्या हो गया कि f के फंक्शन के अंदर अब 2 पुट कर दिया जाए। सो f के फंक्शन के अंदर 2 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 4/3 टाइम्स 2 एंड देन +2। ठीक है भाई। ये सो 4/6 + 2, ये हो गया हाफ। तो 5 - ½ ठीक है भाई, यानी कि ये हो गया 9/2। 9/2 इज सपोज टू बी योर फाइनल आंसर। दिस इज द वैल्यू ऑफ f(g - π). ये क्लियर हो रहा है भाई? कोई मसला किसी को यहाँ तक? उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
सवाल है, कह रहे भाई गौर से पढ़ लो। सवाल कह रहा है कि फिगर वन शो द स्केच ऑफ पार्ट ऑफ द कर्व विद इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ई की पावर थ्री एक्स where x can take any real values. The curve has a maximum turning point at A and a minimum turning point at 2, 0. Use calculus to find the exact coordinates of A. ठीक है भाई। तो सिंस हमें पता है कि यार A is a maximum point, maximum turning point, यानी कि dy over dx will be equal to 0. तो जब हम डी वाई ओवर डी एक्स को जीरो के इक्वल करेंगे तो एक्स की एक वैल्यू यहाँ पे ये वाली आएगी जो कि निकालनी होगी पहले, और एक एक्स की वैल्यू हमारे पास टू आएगी बिकॉज टू कॉमा जीरो एक लीस्ट टर्निंग पॉइंट है। तो सबसे पहले आप डी वाई ओवर डी एक्स निकालोगे यानी कि एफ डैश एक्स निकालोगे इस केस में। इक्वेशन ऑफ द कर्व इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू द पावर थ्री एक्स। तो एफ डैश एक्स निकालना है यानी कि सबसे पहले यू, यानी कि यू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। सो यू डैश पहले निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। ठीक है। सो टू की जो पावर है ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक्स माइनस टू को एज इट इज लिख दिया, पावर में से आपने वन सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये होल थिंग रेस टू द पावर वन हो गया एंड देन मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू का डेरिवेटिव। तो ये यू डैश आपके पास क्या हो गया, टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस टू। ठीक है भाई। v क्या है आपके पास, v is equals to e की पावर थ्री एक्स। सो v dash is supposed to be e की पावर थ्री एक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री, यानी कि थ्री मल्टीप्लाई बाय e की पावर थ्री एक्स। ऑल राइट। सो इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द फॉर्म ऑफ u टाइम्स b, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू u टाइम्स b, यानी कि एफ डैश एक्स विल बी इक्वल्स टू u v डैश प्लस v u डैश। ठीक है। सो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, पहले हम लिख देंगे u मल्टीप्लाई बाय v डैश, यानी कि एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय थ्री ई की पावर थ्री एक्स प्लस वी यू डैश, यानी कि ई की पावर थ्री एक्स मल्टीप्लाई बाय टू टाइम्स एक्स माइनस टू। क्या आपके पास एफ डैश एक्स का फंक्शन हो गया, यानी कि ये हो गया आपके पास थ्री ई की पावर थ्री एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू ई की पावर थ्री एक्स multiplied by x minus 2. Now f dash x will be equated to 0. ठीक है ना भाई, f dash x को 0 के इक्वेट कर देंगे। सबसे पहले आप देखो क्या चीज कॉमन है भाई, e की पावर थ्री एक्स इज कॉमन, e की पावर थ्री एक्स भी कॉमन है, e की पावर थ्री एक्स भी कॉमन है और x माइनस टू भी कॉमन है, यानी कि टेकिंग e की पावर थ्री एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू एज कॉमन। ठीक है। पहले क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय थ्री टाइम्स एक्स माइनस टू और फिर यहाँ पे प्लस टू आ जाएगा जस्ट। इस बात में किसी को कंफ्यूजन बताओ, यानी कि e की पावर थ्री एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाय वॉट, यहाँ पे अंदर हो जाएगा थ्री एक्स माइनस सिक्स एंड देन प्लस टू एंड दिस होल थिंग इज इक्वल जीरो, यानी कि e की पावर थ्री एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई बाय थ्री एक्स माइनस फोर एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई। तो ये इन तीनों फैक्टर्स को आप इक्वेट कर देंगे विद जीरो। तो सबसे पहले जब e की पावर थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो रखा तो ये इक्वेशन तो सॉल्व भी नहीं हो सकती, बिकॉज जब लॉग लोगे ऑन बोथ साइड्स, लॉग के अंदर आर्ग्यूमेंट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ द लॉग कभी जीरो नहीं हो सकता। सो नो सॉल्यूशन टू दिस थिंग। तो फिर आपको क्या करना है कि जो रिमेनिंग टू फैक्टर्स हैं इनको फिर इक्वेट कर देंगे विद जीरो, यानी कि x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि x की एक वैल्यू टू, वो तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे पता है। ठीक है, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी फोर ओवर थ्री। ये है आपके पास पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स इज इक्वल टू फोर ओवर थ्री। तो हमने क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, यानी कि सिर्फ एक्स का नहीं निकालना, कॉरस्पॉन्डिंग वाई का भी निकालेंगे और एग्जैक्ट फॉर्म में बताना है, एग्जैक्ट फॉर्म में आपने बताना है। सो एक्स इज इक्वल टू फोर ओवर थ्री को इक्वेशन ऑफ द कर्व में पुट कर देंगे, यानी कि आप एफ एक्स के अंदर इनपुट रख रहे हैं फोर ओवर थ्री, मतलब कि आप एफ फोर ओवर थ्री की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, यानी कि ये आपके पास हो गया फोर ओवर थ्री माइनस टू इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई की पावर थ्री टाइम्स फोर ओवर थ्री। सो फोर ओवर थ्री माइनस टू इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया फोर ओवर नाइन, यानी कि ये फोर ओवर नाइन मल्टीप्लाई बाय ई की पावर
ये 3 और ये 3 कैंसिल, तो ये ई की पावर 4 एग्जैक्ट फॉर्म में आपके पास ये कोऑर्डिनेट आ गया y का। लिहाजा ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एग्जैक्ट फॉर्म में वो 4/3 कॉमा 4/9 टाइम्स ई की पावर 4। दिस इज सपोज टू बी योर फाइनल आंसर। ये आपका पार्टी होगी और 5 मार्क मिल गए आपको। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक प्लीज बताइए। इतनी वर्किंग कॉपी कर ली यस सबने? सर। जी बोले, पूछें। सर ये 3e की पावर 3x के बाद स्टेप रिपीट कर सकते हैं? 3e की पावर 3x के बाद जो स्टेप रिपीट करने हैं, ठीक है। भाई देखो सीन कुछ ये है कि मैंने ना यहाँ पे देखा कि इस एक्सप्रेशन में क्या चीज कॉमन है। तो मुझे दिख रहा है कि यार e की पावर 3x भी कॉमन है और x-2 एक मर्तबा कॉमन है। एग्रीड और नॉट? बताओ, इसके अलावा कुछ है कॉमन? नहीं सर। तो फिर क्या किया हमने, e की पावर 3x मल्टीप्लाई बाय x-2 को कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, ये 3 आएगा और ये x-2 एक मर्तबा आएगा, लिख दिया। और यहाँ पे आके बाद जस्ट 2 आ जाएगा। कोई मसला है यहाँ तक? नो सर। तो फिर e की पावर 3x मल्टीप्लाई बाय x-2 और फिर मल्टीप्लाई बाय 3x-6 + 2 हो जाएगा। इस टाइप में कोई मसला? यस सर, क्लियर। क्लियर हो गया भाई। एंड में आपके पास x की ये दो वैल्यूज आ गई। x = 2 तो हमारे पास ऑलरेडी है ना सवाल में गिवन, यानी कि ये रहा। x = 2 यहाँ पे तो हमने क्या निकालना है, वो वाली वैल्यू निकालनी है जो कि 2 से छोटी है, जो कि क्या आ रही है 4/3। तो a का जो x कोऑर्डिनेट है वो 4/3 आ गया और कॉरस्पॉन्डिंग y का भी कोऑर्डिनेट हमने एग्जैक्ट फॉर्म में बता दिया, जो कि 4/9 मल्टीप्लाई बाई e की पावर 4 आ गया। कोई मसला यहाँ तक किसी को? उसके बाद पार्ट बी से पहले एक स्टेटमेंट कहता है गिवन दैट द इक्वेशन f(x = k where k is a constant has at least two distinct roots, state the range of the possible values of k। ठीक है भाई। तो सिंपल सी कहानी ये है कि यार आपसे कहा जाए कि यार f(x = k), इस इक्वेशन की बात कर रहा है, यानी कि आप बोलोगे यार एक तरफ ग्राफ है y = fx का और एक तरफ आपके पास y = k की क्या है भाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ बनाऊंगा हॉरिजॉन्टल लाइंस। सुनना जरा बातों को और से। लेट्स से मैंने यार यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बनाई लाइन ऑफ y = k। अब मुझे बताओ कि भाई क्या लाइन और ग्राफ के बीच में कितने रूट्स हैं? एक ही डिस्टिंक्ट रूट है ना भाई, सिर्फ एक ही रूट है। लेट्स से मैं लाइन कुछ यहाँ पे बना दूं, तो यहाँ पे कितने रूट दिख रहे हैं? 1, 2 और 3। ऐसा ही है। लेट्स से वो लाइन में बिल्कुल y = 0 की कर दूं, यानी कि x एक्सिस, ये वाली लाइन करता हूँ, तो आपको दिख रहा है कि यार सिर्फ एक ही रूट है यहाँ पे, बाकी और कोई रूट हो नहीं सकता बिकॉज मजीद कोई रूट है नहीं, सिर्फ एक ही रूट है। ठीक है ना भाई? तो अब एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट रूट्स कब होंगे? जब आपके पास जो है ऐसी लाइन हो जो कि y = 0 से ऊपर हो। यानी कि लेट्स से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं यहाँ पे, लेट्स से y = 1 की। तो आपको दिख रहा है कितने रूट्स हैं, 1, 2, 3। मतलब कि एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट रूट्स की कंडीशन तो मीट हो रही है ना। ये कहाँ तक कंडीशन मीट होती रहेगी? इसको अगर ऊपर ले आओ, फिर ऊपर ले आओ, फिर इसको ऊपर ले आओ, यहां तक ये कंडीशन मीट होती रहेगी। और इवन के जब यहां पर भी बना दो, यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि पॉइंट ए पर हो टेंजेंट, एक ऐसी लाइन जो कि पॉइंट ए पर एक टेंजेंट बन रही हो, ऐसी लाइन भी अगर आप बना दो तो आपको दिख रहा है कि यार टू रूट्स है ना। इस बात से एग्री करते हो? लेकिन जैसे ही इस पॉइंट ए से ऊपर लाइन बनना स्टार्ट होगी तो अब एक एक रूट आना शुरू हो जाएगा। तो पता क्या चला? पता ये चला, ये सब कुछ मैंने जो बनाया इसको मैं रिमूव कर दूं। पता ये चला कि भाई वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपके पास एक्स एक्सिस से ऊपर होनी चाहिए, और वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? पॉइंट ए के वाई कोऑर्डिनेट तक, यानी कि वो मैक्सिमम वो लाइन बन सकती है y = 4/9 मल्टीप्लाई बाय e की पावर 4 तक। पता चला भाई कि k मस्ट बी ग्रेटर देन 0, लेस देन और इक्वल्स टू 4/9 मल्टीप्लाई बाय e की पावर 4। क्योंकि जब y = 4/9 मल्टीप्लाई बाय e की पावर 4 इसकी लाइन आप बनाओगे तो भी आपकी आंखें आपको बता रही हैं कि यार यहाँ पे दो रूट्स हैं। ये बात समझ आ रही है? k की रेंज क्या हो गई कि k इज ग्रेटर देन 0, लेस देन और इक्वल्स टू 4/9 टाइम्स e की पावर 4। अब जो 4/9 मल्टीप्लाई बाय e की पावर 4 की जो नॉन एग्जैक्ट फॉर्म आती है वो भी आप लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर ये है कि इसी फॉर्म में लिख दो आप।
ये बात आई समझ में कि के की जो रेंज है इसमें जीरो क्यों इंक्लूडेड नहीं है, और 4/9 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर 4 क्यों इंक्लूडेड है? बोलो भाई, ये बात क्लियर हो रही है? स्टेप रिपीट करूं? के अंदर जीरो इंक्लूडेड नहीं होगा, क्योंकि अगर y इज इक्वल टू जीरो की लाइन बनाई जाए तो आपको दिख रहा है सिर्फ एक ही रूट है। एग्रीड और नॉट? बता दो भाई जल्दी से। ठीक है। और जब y इज इक्वल टू 4/9 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर 4 की लाइन बनाई जाएगी तो आपको दिख रहा है दो रूट्स हैं, तो एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट रूट चाहिए ना यार। तो वो कंडीशन कब मीट होगी? व्हेन k इज ग्रेटर देन जीरो, लेस देन और इक्वल टू 4/9 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर 4। भाई ये बात क्लियर हुई सबको? सब बता दें यार प्लीज, हाँ हाँ हमें जल्दी से, हरी अप। यस यस सर। कोई इंसान ये चाहता है कि मैं स्टेप रिपीट करूं तो बता दो। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सवाल है, कह रहे भाई गौर से पढ़ लो। कहता है कि आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू log विद द बेस 10, आर्गुमेंट इज 2x प्लस 1, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। वो सवाल है पूछने वाला। इक्वेशन है y इज इक्वल टू log विद द बेस 10 एंड आर्गुमेंट इज 2x प्लस 1, यानी कि यूं समझो कि log with the base 10 argument 2x plus 1 is equals to y। मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, यानी कि 2x plus 1 को जब मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा सो log की बेस जो है वो इंडेक्स फॉर्म की बेस बन जाएगी, यानी कि 10 की पावर y, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू 10 की पावर y माइनस 1, यानी कि x इज इक्वल्स टू 10 की पावर y माइनस 1 कम्प्लीटली ओवर 2। इस तरह भी लिख सकते हो, या फिर x इज इक्वल्स टू 10 की पावर y ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2, ये भी लिखा जा सकता है। ये बात समझ आ रही है? बोथ फॉर्म्स आर एक्सेप्टेबल। 2 मार्क की चीज थी ये। पार्ट भी कह रहे हैं हेंस गिविंग और आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड dy ओवर dx। अब यहाँ पे आपके पास क्या है? x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, यानी कि x एज अ फंक्शन ऑफ y है। ये आपके पास चेन रूल का वो स्पेशल केस है। ठीक है ना भाई? तो पहले हम x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि x इज इक्वल्स टू आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है? हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर y एंड देन माइनस हाफ। तो आप क्या करोगे? x को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, और आप जो है वो पहले dx ओवर dy निकालोगे, और फिर उसके बाद आप dy ओवर dx निकालोगे। अब आपको इस बात का अच्छी तरह इल्म है कि यार जब आपके पास इक्वेशन इस तरह होती है कि y इज इक्वल टू a की पावर x, इसको जब आप डिफरेंशिएट करते हो सो dy ओवर dx के लिए आप क्या करते हो? a की पावर x को एज इट इज लिखते हो एंड देन मल्टीप्लाई बाय ln a करते हो। और फिर अगर आपके पास इस फॉर्म में आ जाए कि y इज इक्वल टू a की पावर के एक्स, तो फिर आप dy ओवर dx के लिए क्या करते हो कि a की पावर के एक्स को एज इट इज लिखा एंड देन मल्टीप्लाई बाय k ln a कर दिया। ठीक है भाई? अब यहाँ पे x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि dx ओवर dy के लिए क्या करेंगे भाई? हाफ। तो देखो एक कांस्टेंट टर्म है जो कि 10 की पावर y के साथ मल्टीप्लाई हो रही, तो उसको तो मैंने एज इट इज लिख दिया। और 10 की पावर y को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 10 की पावर y तो एज इट इज आएगा, लेकिन फिर वो मल्टीप्लाई बाय ln 10 भी हो जाएगा। इस बात से एग्री करते हैं भाई? और माइनस हाफ को जब डिफरेंशिएट करो तो खत्म, जीरो, इंतकाल, माइनस की साइन और फिर लिख दिया जीरो। तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे अगर लिख रहे हो तो फिर इस तरह लिख दो। सो dx ओवर dy आपके पास क्या आ गया भाई? dx ओवर dy इज इक्वल टू ln 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर y। तो भाई dy ओवर dx क्या हो जाएगा? इसका उल्टा, यानी कि dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय dx ओवर dy। ठीक है भाई? यानी कि ये कुछ ऐसा हो गया कि 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर y मल्टीप्लाई बाय ln 10 ओवर 2। सो dy ओवर dx क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो रहा है कि 1 इज डिवाइडेड बाय 10 की पावर y टाइम्स ln 10 ओवर 2, यानी कि 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2 ओवर 10 की पावर y टाइम्स ln 10, यानी कि ये आपके पास क्या हो गया? ये आपके पास हो गया 2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर y मल्टीप्लाई बाय ln 10। लेकिन यार क्या रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई हमारी? क्या dy ओवर dx इन टर्म्स ऑफ x आया है? नहीं आया ना भाई। dy ओवर dx क्या इन टर्म्स ऑफ x आया है? बिल्कुल भी नहीं आया। तो जहां पे y लिखा हुआ है वहां पे फिर आपको एक्सप्रेशन जो है वो लिखनी पड़ जाएगी इन टर्म्स ऑफ x। ये बात आ रही समझ में? बताइए।
सो ये आपके पास हो जाएगा कि डी वाई ओवर डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, जहाँ पे y लिखा हुआ है वहां पे मैं पूरी इक्वेशन लिख दूंगा जो कि सवाल में एक्चुअली लिखी हुई थी। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 डिवाइडेड बाय 10 की पावर log विद द बेस 10 आर्ग्यूमेंट 2x प्लस 1, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय ln 10। ठीक है भाई। सो सिलसिला कुछ ऐसा है कि भाई आपको पता है, आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि यार आपके पास जो है वो e की पावर ln 2 अगर लिखा हुआ है तो ये 2 के इक्वल होता है, e की पावर ln x लिखा हुआ है तो ये x के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या है भाई, मैं ln x की जगह फॉर एग्जांपल अगर log विद द बेस e आर्गुमेंट x लिख दूं, यानी कि e की पावर log विद द बेस e इन आर्गुमेंट x, दिस इज इक्वल्स टू x। कहने का मतलब ये है कि कोई बेस हो उसके ऊपर कोई आ जाए पावर, और उस पावर में आपके पास लॉग की फॉर्म हो, और उस लॉग की फॉर्म की बेस भी आपके पास वही सेम बेस हो जो कि इंडेक्स की बेस है, तो फिर समझो वो बिल्कुल इस आर्ग्यूमेंट के बराबर आपके पास वैल्यू आ जाती है। तो इसी को कुछ हम कंपैरिजन कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि 10 रेस टू द पावर लॉग विद द बेस 10 आर्ग्यूमेंट 2x प्लस 1, तो ये बिल्कुल आर्ग्यूमेंट के बराबर आ जाएगा क्योंकि ये बेस और ये लॉग की बेस है, ये सेम है, तो ये 2x प्लस 1 के बराबर हो गया। ठीक है भाई। तो ये एक मैंने कॉम्प्लिकेटेड चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, वरना आप चाहो तो ऑल्टरनेटिवली आपको पता है कि 10 की पावर y की जगह आप 2x प्लस 1 लिख सकते हो। सो सीधा आप यहाँ पे 10 की पावर y की जगह 2x प्लस 1 लिख के कर लें, कोई मसला नहीं, एक ही बात हो गई। ठीक है भाई। सो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय ln 10। कोई मसला यहाँ तक किसी को, बताइए, क्लियर हो गया? बोलो भाई, एनी इश्यूज विद दिस? कोई स्टेप रिपीट करूं क्या? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बाकी इंशाल्लाह आगे के जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स वो करेंगे बाद में, नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। कुछ पूछना है तो पूछ लें।